नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर में भाषा तो मानक भाषा किसे कहते हैं। हिंदी के कई अक्षेत्रीय रूपांतरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाती है कि उनका मानकीकरण किया जाए। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो उनको एक ऐसी संयुक्त भाषा जिसे सब मिलकर बोल सके। जैसे समाचार आज तक पर न्यूज देता है तो हिंदी भाषा में देता है, तो मानकीकरण होता है जिसे भाषा में एक रूपता स्थापित की जा सके। तो ऐसी भाषा यानी जिससे भाषा की एक रूपता स्थापित की जा सके, ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण कर दिया गया हो और जिसका एक प्रिनिष्ठित रूप निश्चित हो गया हो, मानक भाषा कहलाती है। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं और उनके अनेक अक्षेत्रीय भेद भी हैं। ऐसी स्थिति में खड़ी बोली हिंदी को मानक हिंदी कहा गया है और यही खड़ी बोली हिंदी शिक्षा का माध्यम है और यही पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त होती है, यही हिंदी समाचार माध्यम में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषी हिंदी क्षेत्रों में भी इसी खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी को मानक हिंदी, प्रीनिष्ठ हिंदी भी कहते हैं। मानक हिंदी के अंतर्गत हिंदी की बोलियां समाविष्ट नहीं है और यह हिंदी का वह स्वरूप है जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के नगरों में पढ़े लिखे लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है, तो इसको मानक भाषा कहते हैं। आगे है भाषा और बोली में क्या अंतर है। बोली, भाषा और बोली मोटे तौर पर विभाजन रेखा खींच पाना कठिन है, परंतु फिर भी अंतर है इनमें। भाषा बड़े भूभाग में बोली जाती है, बोली छोटी में, क्योंकि भाषा जब सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है तो बोली बन जाती है। सीमित माने छोटे क्षेत्र में, और बोली जब विस्तृत क्षेत्र में व्यवहार होने लगता है यानी बड़े क्षेत्र में वही बोली जाने लगती है तो वह भाषा कहलाने लगती है। मोटे तौर पर तो भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, भाषा एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है, अर्थात इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित या छोटा होता है। आगे है भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, किंतु एक बोली के अंतर्गत कई बोलियां नहीं हो सकती। उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। बोलियों के अंतर्गत उप बोलियां हो सकती हैं, जैसे 5 उप बोलियां हैं। जैसे अवधी के अंतर्गत बैसबाड़ी एक उपबोली है, बोली के अंदर भी एक उपबोली हो जाती है। तो एक भाषा की बोलियों के बीच पारंपरिक बोधगम्यता होती है। बोधगम्यता माने समझ की, किंतु दो भाषाओं के बीच पारंपरिक बोधगम्यता नहीं होती है और कन्नौजी बोलने वाले व्यक्ति अवधी को या अवधी बोलने वाले कन्नौजी को समझ सकता है, क्योंकि ये एक ही भाषा हिंदी की 2 बोलियां हैं। किंतु हिंदी बोलने वाला तमिल और तमिल बोलने वाला हिंदी को नहीं समझ सकता, ये अंतर है। भाषा का एक मानक रूप होता है किंतु बोली का नहीं होता है। भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, शासन प्रशासन में होता है, जबकि बोली दैनिक बोलचाल में यानी कि आम ग्रामीण इलाकों में बोली जाती है, लोक साहित्य में प्रयुक्त होती है। बोली का प्रयोग क्षेत्रीय लोगों के साथ बोलचाल के लिए किया जाता है। जैसे हम ग्रामीण हैं तो ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, जबकि अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ संपर्क के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे शहर में सभ्य भाषा बोली जाती है तो ग्रामों में क्या है, बोली जाती है। अगला है प्राय यह माना जाता है कि बोली का प्रयोग अशिक्षित ग्रामीण द्वारा किया जाता है, जबकि भाषा का प्रयोग शिक्षित द्वारा एवं नगर वासियों द्वारा किया जाता है। भाषा से बोली बनती है, बोली से भाषा नहीं बनती है। और भाषा का प्रयोग शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है, बोली का नहीं किया जाता। भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, जबकि
बोली बोलने वालों की संख्या सीमित कम होती है। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ है, जबकि अवधी बोलने वालों की संख्या 2.5 करोड़ है। तो इस प्रकार बोली और भाषा में अंतर है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। अक्सर देखने में आया है कि जिस किसी देश में एक ही प्रमुख भाषा प्रचलित होती है, वही उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। उदाहरण के रूप में जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी देशों की भाषाएं संवैधानिक दृष्टि से वहां की राष्ट्रभाषाएं हैं, परंतु हमारे देश में असंख्य भाषाओं का प्रचलन है और इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। और यहाँ राष्ट्रभाषा का प्रश्न आज भी जटिल बना हुआ है। संविधान ने तो हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, परंतु आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि कुछ अहिंदी भाषी राज्य और राजनेताओं ने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में विरोध करते रहे हैं और इनके हिंदी विरोधी प्रयत्नों के फलस्वरूप ही इसी अनुच्छेद में यह प्रावधान भी कर दिया गया कि संविधान का यह अनुच्छेद पूरी तरह से तब लागू होगा जब देश की सभी राज्य सरकारें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगी और हिंदी को संवैधानिक स्थिति आज भी जटिल बनी हुई है हिंदी की। अगला एक और प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की भाषाओं का संक्षिप्त दीजिए। तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। इसकी 5 भाषाएं हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। तो खड़ी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फर, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद जनपद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक फैला हुआ है और दिल्ली के आसपास का इलाका। इसका मानक रूप आज भी राजभाषा बन चुका है। इसका साहित्यिक और उर्दू 2 रूप मिलते हैं। शुद्ध प्रीनिष्ठ हिंदी के संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों अधिक है और जबकि उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की बहुलता है। अगला है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का क्षेत्र संपूर्ण ब्रज मंडल में, जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज भाषा अपने माधुर्य और संगीत के कारण विश्व की मधुर भाषाओं में स्थान पा चुकी है। कृष्ण की लीलाओं की भूमि से है इसका संबंध। यह उच्च कोटि की कृष्ण भक्ति का काव्य उपलब्ध होता है। और हरियाणा राज्य के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। कुछ लोग इसे साहित्य भी प्राप्त होता है, लोक साहित्य है। इसकी 6 बोलियां हैं, बांगरू, अहिरवाटी, कोरवी, ब्रज भाषा, मालवी, बागड़ी, अम्बालवी। 6 बोलियों में बटी हुई है। बांगरू रोहतक जिले की आसपास की बोली जाती है। इसी प्रकार कानपुर के आसपास की बोली को कन्नौज बोली जाती है। बुंदेलखंड, झांसी और जालौन के पास बोली जाती है बुंदेली भाषा। कन्नौजी उत्तर प्रदेश, कन्नौज के आसपास, पीलीभीत के आसपास ये बोली जाती है। इस प्रकार ये बोलियां बोली जाती है। मध्यम भाषा किसे कहते हैं? मध्यम, जैसे मान ले हम एग्जाम करते हैं, पेपर करते हैं, तो उसमें माध्यम चुनते हैं कि हिंदी से एग्जाम करोगे या इंग्लिश से। तो मध्यम भाषा हमारी हिंदी है ज्यादातर। तो जिस भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भाव विचारों को बोलकर या लिखकर किसी अन्य व्यक्ति को समझाता है, तो उसे मध्यम भाषा कहते हैं। तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचार ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मध्यम भाषा ही 2 व्यक्तियों में सेतु का कार्य करती है। सेतु माने पुल का कार्य करती है। विशेषकर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के में मध्यम भाषा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आज से कुछ वर्ष पहले अंग्रेजी ही मध्यम भाषा का काम कर रही थी। आश्चर्य की बात है यह कि संस्कृत भाषा में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए अंग्रेजी ही मध्यम भाषा का काम करती थी। कारण यह है कि उस समय ऋग्वेद, संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद
केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध होता था, लेकिन 1962 के बाद हिंदी माध्यम भाषा बन चुकी है और यही स्थिति अन्य विषयों की भी है। विशेषकर विज्ञान संबंधी विषय में अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से ही पढ़ाए जाते हैं, परंतु आज भी पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे माध्यम भाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास होने लगा है। यानी कि साइंस के जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वे भी हिंदी भाषा में पढ़ा लग गए हैं। कबीर, तुलसी, सूरदास भक्तकालीन कवियों के युग में संस्कृत के माध्यम भाषा के रूप में प्रचलित थी, लेकिन रीतिकालीन ब्रज भाषा ने भाषा का रूप धारण कर लिया है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और खड़ी बोली का पठन पाठन होने लगा है, लेकिन इस काल में अंग्रेजी ही राजभाषा और माध्यम भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे अनेक प्राचीन रचनाओं का अनुवाद भी हिंदी में अनुवाद होने लगा है। हिंदी भाषा का प्रमाणिक व्याकरण भी तैयार किया गया है। फलस्वरूप हिंदी भाषीय क्षेत्रों में विद्यालय का पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में तैयार हुआ है। आगे चलकर महाविद्यालय में हिंदी भाषा के पठन पाठन पर जोर दिया जाने लगा है और जहां तक हिंदी भाषीय क्षेत्रों के नगरों का प्रश्न है, वहां के कुछ स्कूल महाविद्यालय में अंग्रेजी ही माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यार्थी नगरों में शिक्षा प्राप्ति के लिए आने लगे हैं और अंग्रेजी भाषा पर उनका कोई अधिकार नहीं था, परंतु अधिकांश विद्यार्थियों आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र आदि की पुस्तकें हिंदी में लिखी गई हैं और इस कार्य के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसी संस्थाओं ने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज की यह स्थिति है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में 12वीं के सभी छात्र हिंदी भाषा के माध्यम से ही के रूप में अपना सकते हैं और उनकी सहायता के लिए हिंदी तकनीकी शब्दावली शब्दकोश तैयार किए गए हैं। उनका मूल उद्देश्य यह है कि विज्ञान के छात्रों को हिंदी भाषा के माध्यम के रूप में ही अपनाने में कठिनाई न हो और कुछ विद्वान भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और यांत्रिकी विषयों की पुस्तकों का हिंदी संस्करण तैयार कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ अनुवाद कार्य भी किए जा रहे हैं। फलस्वरूप हिंदी भाषीय क्षेत्रों में अनेक विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम से भाषा के रूप में प्रयुक्त की जा रही है और इसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं आयोजित किया जाता है, उसमें भी परीक्षार्थी को सुविधा दी गई है कि वे हिंदी का माध्यम भाषा के रूप में प्रयोग कर सकें या अंग्रेजी भाषा के रूप में। जहां तक हिंदी भाषी राज्यों का प्रश्न है, इसमें प्रतियोगिता परीक्षा हमेशा द्विभाषी होती है। इसमें अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में पूछे जाते हैं। यह प्रतियोगी पर निर्भर करता है कि वह हिंदी का माध्यम भाषा के रूप में चुने या अंग्रेजी को। यही नहीं, विभिन्न उत्पादनों के विज्ञापनों, समाचार वाचन, रेडियो वार्ता में भी हिंदी माध्यम भाषा में प्रयुक्त हो रही है। संक्षेप में कह सकते हैं कि आज शिक्षा प्रदान करने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए और साक्षात्कार लेने के लिए हिंदी भाषा को माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है और आसानी से इसके प्रश्न दिए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।